students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, class 11th history में हम रीड कर रहे हैं चैप्टर डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों का विस्थापन इट मीन्स कि जो नेटिव पीपल्स थे उनको उनकी नेटिव लैंड से किस प्रकार से डिस्प्लेस किया गया था। और वी रीड अबाउट इन दिस चैप्टर अबाउट यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्री थे उनके बारे में रीड कर रहे हैं हम, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट यूएसए, सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर एंड दैट इज चिरोकी ट्राइब। चिरोकी ट्राइब की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको कम्युनिटीज बताई थी अमेरिका में 3 से 4 कम्युनिटीज थी। उसमें से जो चिरोकी कम्युनिटीज थी उसके ऊपर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इस कम्युनिटी को उनके जो नेटिव प्लेस था वहां से बेदखल किया गया था। चिरोकी ट्राइब इश्यूज इन जॉर्जिया यूएसए। जो चिरोकी ट्राइब थी वो जो यूएसए का पार्ट था जॉर्जिया, वहां पे ये कम्युनिटी आसपास फैली हुई थी, ये समुदाय वहां पे रहता था। In 1838, important judgment was announced by the U.S. Chief Justice John Marshall. उसके बाद आता है कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट लिया गया, चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने 1832 में एक जजमेंट दिया, किसके बारे में? चिरोकी कम्युनिटीज के बारे में। क्या जजमेंट दिया उन्होंने कि जो चिरोकी कम्युनिटीज को डिस्प्लेस किया जा रहा था उनके स्थान से, तो उनका जो सफर था, उनकी जो जर्नी थी, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि दुखों का सामना करना पड़ रहा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इस स्टेटमेंट को रिफ्यूज किया गया बाय द यूएस प्रेसिडेंट, एंड यूएस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने जो जस्टिस थे उनका नाम था एंड्रयू जैक्सन। एंड्रयू जैक्सन ने इस स्टेटमेंट को रिफ्यूज कर दिया कि जो जजमेंट दिया जा रहा है हमारी कंट्री के बारे में, हमारी कम्युनिटी के बारे में, वो बिल्कुल करेक्टली तो सही नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो कम्युनिटी है उनको इतनी ज्यादा मतलब कि कह के डिस्प्लेस इतना ज्यादा नहीं किया गया था, और इन दोनों के बीच में कह सकते हैं डिस्प्यूट की जो सिचुएशन थी वो क्रिएट हो रही थी, क्योंकि जो जज थे वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो चिरोकी कम्युनिटीज है उनको बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। लेकिन जो यूएस प्रेसिडेंट हैं एंड दैट इज जैक्सन, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें मतलब कि हमारी जो कंट्री है उसका दूसरा ही कह सकते हैं कि जो फेस है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जजमेंट क्या दी गई थी उनके द्वारा कि 15,000 people thus forced to go over a quarter died along the Trail of Tears, and that is the important statement, Trail of Tears। क्या कहा गया इसमें? जजमेंट दी गई थी जो जस्टिस के द्वारा कि 15,000 से ज्यादा जो चिरोकी कम्युनिटीज थी उनको डिस्प्लेस किया गया था, और उनको इतने ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा कि जब वो अपनी जर्नी, अपने जो नेटिव लैंड है उसको छोड़ के जा रहे थे रास्ते में, तो इसमें से कह रहे हैं कि 1/3 लोग थे उनकी डेथ हो गई थी बीच में ही। और इस चीज को हिस्ट्री में नाम दिया गया था ट्रेल ऑफ टीयर्स। इट मीन्स आंसुओं की राह। आंसुओं की राह किसको कहा गया था? जर्नी को, चिरोकी कम्युनिटीज की जो जर्नी थी, जो उनको उस टाइम पीरियड के दौरान जो कह सकते हैं कि मिजरी फेस हुई थी, जो दुख उनको सामना करना पड़ा था, उसको नाम दिया गया था ट्रेल ऑफ टीयर्स। तो ये डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, एक जज के बीच में और एक प्रेसिडेंट के बीच में। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो चिरोकी कम्युनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा उनको दुखों का सामना करना पड़ रहा है, साथ में जो प्रेसिडेंट है वो इसका दूसरा फेज लोगों के सामने रख रहे हैं। तो इस प्रकार से करीब करीब कहते हैं कि जो ये कम्युनिटीज थी, चिरोकी कम्युनिटीज थी, उसको सबसे ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा था इस टाइम पीरियड के दौरान। अब उसके बाद आता है कि 15,000 से ज्यादा लोगों का अपने स्थान को छोड़कर चले जाना, साथ में रास्ते में उनको इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि उसमें से 1/3 लोगों का मारा जाना। हिस्ट्री में इसको नाम दिया गया ट्रेल ऑफ टीयर्स का। अब उसके बाद आता है कि उन लोगों को जब वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा था तो उन लोगों की क्या रीजन थे, क्यों भेजा जा रहा था उनको? एंड दैट इज द नेटिव्स डिड नॉट डिजर्व टू ऑक्यूपाई लैंड विच दे डिड नॉट यूज टू द मैक्सिमम। कह रहे कि उन लोगों ने जो उनके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन जो उनके पास पड़ी हुई थी उसको ऑक्यूपाई नहीं कर रहे थे वो। इट मीन्स कि जितनी उनको जरूरत थी उतनी ही चीजों का वो यूज कर रहे थे। तो जो नेटिव पीपल थे, अब उसके बारे में कहा गया कि ये लोग, जो यूरोपियन पावर्स थी वो क्या कह रही थी कि ये लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं अपनी इस लैंड के ऊपर रहने के लिए, क्योंकि वो उन चीजों को कह रहे थे कि संभाल ही नहीं पा रहे हैं, ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, डिजर्विंग नहीं है इस चीज के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जमीन का वो यूज कर सके। इसलिए क्या किया गया कि उनको डिस्प्लेस किया गया जब, तो एक एरिया तक सीमित कर दिया गया कि ये एरिया है, जितने भी कम्युनिटीज डिस्प्लेस हुए यूएसए से उस टाइम पीरियड के दौरान, सभी को एक एरिया में सीमित कर दिया गया।
और लोगों को क्या कहा गया कि आप डिजर्विंग नहीं है। उसके बाद बात आती है नेटिव्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। साथ में जो कम्युनिटीज थी वो यूरोपियन पावर्स के साथ कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई कोऑपरेट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपनी जो लैंग्वेज थी, जो उनके रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, उनको छोड़ नहीं रहे थे। और जो यूरोपियन पावर्स थी उनको काम के लिए अपने और कह सकते हैं कि एम्पायर को स्प्रेड करने के लिए उनको जो नेटिव पीपल्स थे उनकी जरूरत थी। तो साथ में वो अपने लैंग्वेज की जगह इंटरेस्ट नहीं थे कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखे। साथ में ना ही वो उनके कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे जो उनको अडॉप्ट कर रहे थे, ना उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन माना जाता है कि जो कम्युनिटीज थी उनको वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा था। साथ में उन लोगों ने कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई प्रतिरोध भी नहीं किया इस चीज के लिए कि जब उन लोगों को बाहर उनके स्थान से धकेला जा रहा था। तो अब उसके बाद स्टेटमेंट दी गई यूरोपियन पावर्स के द्वारा कम्युनिटीज के बारे में कि दे डिजर्व टू डाई आउट, कि ये लोग मरने योग्य हैं। इट मीन्स कि उनको हम बाहर जो डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इन लोगों की जो सिचुएशन है वो यही रहनी है, ये लोग मरने योग्य ही हैं। दे आर्ग्यू, उन्होंने उन लोगों के साथ बहस शुरू की और लोगों के बारे में स्टेटमेंट दी कि आप लोग इसी के लायक हो, मरने के ही लिए बने हुए हो। अब उसके बाद आती है ये सारी की सारी चीजें जो हमने देखी है, इसमें ये सारे के सारे रीजन थे कि जो नेटिव पीपल थे वो यूरोपियन पावर्स का विरोध नहीं कर पा रहे थे और उनको डिस्प्लेस किया जाता था, वो अपने स्थान को छोड़कर वहां से जा रहे थे। तो ये सारे कारण थे। साथ में एक पूरी की पूरी जो डिबेट थी इस चीज के ऊपर वो भी साथ साथ चल रही थी। अब उसके बाद आता है द गोल्ड रश इन यूएसए 1840। 1840 की जब बात की जाती है तो 1840 में जो कैलिफोर्निया है यूएसए का, उसमें काम करते हुए एक व्यक्ति को कुछ जो गोल्ड है उसके एविडेंस मिल गई, थोड़ा सा सोना वहां से प्राप्त हो गया। तो उसके बाद जब उसको वहां से सोना मिलना शुरू हुआ तो बाकी कंट्रीज में ये बात इस प्रकार से सेपरेट हो गई कि जो कैलिफोर्निया है वहां पे पूरी की पूरी सोने की खान है। तो सभी कंट्रीज से वहां से सभी कंट्रीज से सभी लोगों ने अमेरिका की तरफ जाना शुरू कर दिया। अमेरिका की तरफ जाना शुरू कर दिया, इट मीन्स कैलिफोर्निया की तरफ जहां से वो माइंस थी उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वहां से गोल्ड ले और ज्यादा से ज्यादा हम रिच बन सके। तो हिस्ट्री में इसको नाम दिया गया था गोल्ड रश का। गोल्ड रश यूएसए में 1840 के समथिंग स्टार्ट हुआ था, 1840 के लगभग, और उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें कह रहे हैं कि बाकी कंट्रीज से भी लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया और इसको नाम दिया जाता है गोल्ड रश का, कि अमेरिका की तरफ जाने की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, उसको गोल्ड रश का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद आती है कि गोल्ड रश के बाद धीरे धीरे अमेरिका में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो स्टार्ट हो गया, साथ में जो एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन था वो स्टार्ट हो गया, साथ में जो कम्युनिटीज थी वहां पे रहने वाले जो नेटिव पीपल्स थे उन्होंने भी अपने राइट्स की मांग स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद धीरे धीरे जब अमेरिका के ऊपर से जो पावर्स थी उनका जो कैप्चर था वो खत्म होने लगा तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हुए, संवैधानिक सुधार हुए, साथ में कृषि को बढ़ावा मिला, साथ में उसके बाद जो एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन था वो स्टार्ट हो गया और साथ में जो वहां पे नेटिव पीपल्स थे उनके राइट्स की तरफ भी ध्यान दिया गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कहते हैं कि उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अमेरिका में बहुत सारे एक्ट बनाए गए, बहुत सारे कानून बनाए गए और उन लोगों को भी धीरे धीरे जो मेन स्ट्रीम थी वहां की उसमें शामिल कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि अमेरिका में किस प्रकार से जो कम्युनिटीज थी उनको डिस्प्लेस किया गया, क्या रीजन थे उसके बाद किस प्रकार से उनको मेन स्ट्रीम में लाने का जो काम था वो स्टार्ट किया गया। अब उसके बाद बात करते हैं 1840 traces the gold were found in USA in California. This led to the gold rush. The USA railways works completed 1867 and 1885. अब उसके बाद आता है कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड रश स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो रेलवे का एक्सपेंशन था 1885 में वो स्टार्ट हो गया, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन था जो नॉर्थ अमेरिका में वो स्टार्ट हुआ, मॉडर्नाइजेशन था वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वगैरह डेमोक्रेटिक जो बातें की जा रही थी सारी की सारी वो अमेरिका में स्टार्ट होने के कारण जो कम्युनिटीज थी उनको मेन स्ट्रीम में वहां पे शामिल कर लिया गया। तो ये सारी चीजें हैं कि अमेरिका में जो नेटिव पीपल थे उनको किस प्रकार से शामिल इसमें किया गया था। अब उसके बाद बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। तो इससे पहले हमने रीड किया अबाउट द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बारे में। अब उसके बाद बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि ये जो आइलैंड है वो तीनों तरफ से सी से घिरा हुआ है और एक डच यात्री थे जॉनसन।
जॉनसन ने क्या किया था कि सबसे पहले वो 1662 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ही देखा था। अब उसके बाद शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जब ऑस्ट्रेलिया की खोज शुरू हुई तो एबोरिजिन्स बिगेन टू लिव ऑन ऑस्ट्रेलिया ओवर 40,000 ईयर्स एगो। कहते हैं कि 40,000 साल पहले लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। देखे में न्यू गुयाना विच वॉज कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया बाय लैंड ब्रिज। अब उसके बाद जो गुयाना था उसको कनेक्ट हुआ वो एक ब्रिज के द्वारा। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया कनेक्ट होगा एक ब्रिज से, लैंड ब्रिज से, क्योंकि इसके चारों तरफ हम कहते हैं कि ये पानी से घिरा हुआ एक जो कॉन्टिनेंट है वो है हमारा। अब उसके पहले सबसे पहले जॉनसन के बाद यहाँ पे डच लोग जो थे, डच रीचेस ऑस्ट्रेलिया, डच लोग सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे थे। 17th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, 17th सेंचुरी में 350 से लेकर 750 तक कम्युनिटीज यहाँ पर सरवाइव कर रही थी, यहाँ पे लोग रह रहे थे। 17th सेंचुरी के आसपास जब डच लोगों ने यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिया, डच लोगों ने यहाँ पर कैप्चर करना शुरू कर दिया, तो वहां पर उस टाइम पीरियड के दौरान 350 से लेकर 750 तक की जो कम्युनिटीज थी वो थी। अब उसके बाद आती हैं, उसके बाद दोबारा जब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कह सकते हैं कि रिसेंटली जो खोज की गई थी वो कैप्टन कुक के द्वारा की गई थी। अब उसके बाद आता है कि जो इसमें जो कम्युनिटीज थी उनको सेम एज इट इज उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा जैसे कि वो यूएसए में कर रहे थे। कि जो डच लोग थे उन्होंने भी, पुर्तगीज लोग थे उन्होंने भी डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया था कम्युनिटीज को। अब उसके बाद आता है कि जो ये इतनी ज्यादा कम्युनिटीज थी इनको भी इनकी जगह से कह सकते हैं कि बेदखल करना लोगों को शुरू कर दिया था। उसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं तो जो यूरोपियंस पावर थी उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे काम करना शुरू किया, अपनी जो कॉलोनीज थी वो स्टैब्लिश करनी स्टार्ट कर दी, और उन कम्युनिटीज के साथ एज इट इज सिचुएशन फेस हुई जैसे कि यूएसए में हो रही थी। अब उसके बाद क्या क्या उन्होंने वहां पे एक जो उनकी कैपिटल थी वो स्टैब्लिश की, कैनबरा। कैनबरा का इट मीन्स सभा स्थल। जो कैनबरा जो कैपिटल स्टैब्लिश की यूरोपियन पावर्स ने वहां पे, उसका मीनिंग होता है सभा स्थल, जहां पर वो बैठकर डिसीजंस लेते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो नेटिव पीपल्स थे उन लोगों ने, जो यूरोपियन पावर्स आई थी उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया था, बट इसके बदले में धीरे धीरे जब उनको उनके बारे में पता चला कि उनके ऊपर वो जो कहते हैं कि वायलेंस का यूज करने लगे, उन लोगों को वहां से उनके स्थान से धकेलने लगे, तो उन लोगों में कह सकते हैं कि उनके प्रति जो थी सिचुएशन वो बहुत कंडीशन उनकी खराब होने लगी, तो उन लोगों ने क्या किया कि इसके अगेंस्ट में जाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद आता है कि उनकी कंडीशन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया गया था इन 1968 में WEH स्टेनर ने। इन्होंने किसके बारे में बताया? द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। साइलेंस मतलब कि चुप रहना किसी बात के ऊपर, कि उस टाइम पीरियड के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया में सारी की सारी चीजें वहां पे ये इंसिडेंट हो रहे थे, तो सारे के सारा जो वर्ल्ड था वो चुप क्यों था। और ये बात कर रहे हैं हम 1968 की। 1968 में ये एक लेक्चर दिया गया WEH स्टेनर के द्वारा। उन्होंने इस बात को उठाया बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि उस टाइम पे तो सिचुएशन नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च किया ऑस्ट्रेलिया की जो कम्युनिटीज के बारे में, देखो उनका हमें हिस्ट्री में इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? लेकिन जितनी भी रिसर्च इन्होंने की स्टेनर ने, तो उसने सारे के सारे जो अपने लेक्चर थे, सारी की सारी जो बातें थी, जो अपना व्याख्यान दिया, उसको नाम दे दिया द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। तो उसके बाद दूसरी बात है हेनरी रेनॉल्ड की। हेनरी रेनॉल्ड ने क्या लिखा इस बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि व्हाई वरंट वी टोल्ड, कि हमें क्यों नहीं बताया गया। ये दोनों की दोनों ही चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियाई जो कम्युनिटीज थी उनके बारे में जो लेक्चर्स हैं, जो बुक्स हैं, जो डिबेट है, वो किस किस के फेमस है और किन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, किस प्रकार से उनकी हिस्ट्री को वो खोजते हुए यहाँ पे लेके आए। तो 1986 में WEH स्टेनर द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस एंड दैट इज नेक्स्ट इज हेनरी रेनॉल्ड्स एंड द बुक नेम इज व्हाई वरंट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया। पूरे के पूरे वर्ल्ड में इस चीज को, इस कह सकते हैं कि इस मुद्दे को उठाया गया कि जब ऑस्ट्रेलियन लोगों के ऊपर, कम्युनिटीज के ऊपर इतनी तरह के कह सकते हैं कि जो हिंसा हो रही थी वहां पे, उन लोगों को हटाया जा रहा था उनके नेटिव लैंड से, तो सारा का सारा वर्ल्ड इस बारे में मतलब कि देखते हुए भी चुपचाप क्यों था। तो ये बेसिक सी बात उठाई गई थी इन दोनों के द्वारा। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है टेरा न्यूलिसिस। टेरा न्यूलिसिस उस जगह को कहा जाता था बिलोंगिंग टू नोबॉडी, कि जिससे किसी का भी संबंध ना हो। टेरा न्यूलिसिस इट मीन्स
वो लैंड जिससे किसी का संबंध ना हो और जिसके ऊपर कोई भी कैप्चर कर सकता था। बिलोंगिंग टू नोबडी, कि कोई भी उसके ऊपर अधिकार करने की जो राइट है वो नहीं रखता है। उसके बाद आता है 1974 में ऑफिशियल पॉलिसी बनाई गई ऑस्ट्रेलिया में कि किस प्रकार से हमें काम करना है, किस प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनको आगे लेके जाना है। तो 1947 में ऑफिशियल पॉलिसी बना के जो नेटिव पीपल थे उनको कह सकते हैं कि रेस्पेक्ट दी गई थी। उसके बाद लास्ट आता है इसमें 26 में जैसे कि टुडे है आज के दिन 1999 में सबसे पहली बार जो ऑस्ट्रेलिया की बेसिक बातें थी वो उठाई गई थी। और इस डे को 26 मई को, जैसे कि प्रेजेंट में आप इस वीडियो को देख रहे हैं 26 मई की बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, तो 26 मई को 1999 में ए नेशनल सॉरी डे, एक क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है, जिसको कब शुरू किया गया था 1999 में। और ये किसके लिए था? ये ऑस्ट्रेलिया के उन लोगों के लिए था जिनको इन सारे दुखों का सामना करना पड़ा। साथ में लॉस्ट चिल्ड्रन थे, जो बच्चे खो गए थे इस टाइम पीरियड के दौरान, कौन से 1820 से लेके 1970 के ऊपर, यानी कि 1820 से लेके 1970 तक जो मिजरी लोगों ने फेस की, कम्युनिटीज ने फेस की। साथ में जो बच्चे जिनके पेरेंट्स जिन बच्चों से छूट गए, जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उन्हीं सभी लोगों के लिए 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। इट मीन्स क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है। तो क्षमा याचना दिवस का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलियन लोगों के द्वारा। तो ये चीजें हैं हमारी बेसिक सी सारे के सारे हमारे चैप्टर में कि किस प्रकार से डिस्प्लेसिंग किया गया इंडिजिनस पीपल को। और हमने बात की इस चैप्टर में हमारी नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्री थे यूएसए एंड कनाडा की, और साथ में ऑस्ट्रेलिया की सेम बेसिक जो कंडीशन थी, दोनों ही कह सकते हैं कि कंट्रीज के सामने वही थी सिचुएशन। यूरोपियंस पावर आ रही थी, अपने बेनिफिट के लिए वहां पे कैप्चर कर रही थी, उनके रिसोर्सेज को यूज कर रही थी। और साथ में देख सकते हैं हम कि कितना उन लोगों को कह रहे हैं कि यातना दी जा रही थी, कितना उन लोगों को वहां से उनके स्थान से हटाया जा रहा था। और साथ में धीरे धीरे जो सिचुएशन थी वो किस प्रकार से मेन कह सकते हैं कि उनकी जो कंडीशन थी वो चेंजेस होती गई। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इफ यू हैव बुक, आप बुक में से चैप्टर को कंप्लीट एक बार रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, खुश रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।